देखिए, समंकों के संकलन के बाद यानी कि समंकों का जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उसको क्या करें, वर्गीकृत करें, क्लासिफिकेशन करें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा यानी कि समंकों का वर्गीकरण क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए करते हैं, वो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। समंकों के संकलन करने के बाद हमारे पास बहुत सारे समंक आ जाते हैं जो कि वर्गीकृत नहीं होते हैं, उल्टा सीधा रखा होता है, ठीक है ना। उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, सारे मिले जुले गुण वाले अवगुण वाले सारे डेटा एक साथ होता है। अब रिजल्ट निकालने के लिए, अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए या फिर अपना आगे का परिणाम जानने के लिए ज़रूरी होता है कि जितने भी समक होते हैं उसको एक विशिष्ट क्रम में रखा जाए, उसको सही तरीके से रखा जाए, उसको सही ग्रुप में रखा जाए ताकि हमारा स्टडी जो है इजी हो सके। तो चलिए इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वर्गीकरण क्या होता है। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स गुरु और मैं हूं नकुल सर, आपका इकोनॉमिक्स गुरु। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप अगर बीए के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो सांख्यिकी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देन आप अपने दोस्तों के बीच में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए समंकों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण होता क्या है। संकलित समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर उपवर्गों में बांटा जाता है। यानी कि जो भी समंक यानी कि जो भी डेटा इसको कहते हैं हिंदी में, दूसरे शब्द में कहते हैं आंकड़े। जो भी आंकड़े आप कलेक्ट करते हैं उसको अगर आप उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गों में उपवर्गों में बांटते हैं तो इसी प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। इससे संकलित सांख्यिकी की सामग्री सरल, बुद्धिगम और सुव्यवस्थित बन जाती है। मतलब इससे पढ़ने में इजी हो जाता है, एक सरल तरीके में, एक बुद्धिगम तरीके में, सुव्यवस्थित तरीके से वो जो है एक क्रम में आ जाता है। इसी को प्रोफेसर H.C. कृष्ण ने कहा था कि वर्गीकरण समंकों के उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर क्रम अथवा समूहों में क्रमबद्ध एवं सम्बद्ध भागों में अलग अलग करने की विधि है। फॉर एग्जांपल, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया एक स्कूल के, जिसमें लड़कियां भी है, लड़के भी है, क्लास 8th भी है, सारा डेटा एक साथ है। अब जरूरी है कि उसको क्लास के अकॉर्डिंग और क्लास में भी बांटेंगे तो एक तरफ बॉयज़ का, एक तरफ गर्ल्स का अलग अलग रखें ताकि समझने में, पढ़ने में ईजी हो। नॉर्मली जब कलेक्ट किया जाता है सारा डेटा एक साथ होता है, उसको वर्गीकृत नहीं किया जाता है। उस डेटा को ग्रुप के हिसाब से और उसके विशेषताओं के हिसाब से यानी कि क्वालिटीज़ के हिसाब से बांटना ही वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण के मुख्य लक्षण यानी कि मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। अब ये पता होना चाहिए कि वर्गीकरण के मुख्य लक्षण क्या क्या है, ये क्या है, इसकी विशेषताएं। सबसे पहले वर्गीकरण द्वारा तथ्यों को सजातीय समूहों में विभाजित किया जाता है। सजातीय मतलब एक जैसे, एक समान आंकड़ों को एक समूह में इकट्ठा किया जाता है जिनकी क्वालिटी एक जैसा जाती, जो एक जैसे होती है। एक वर्ग व समूह में केवल एक ही विशेषता रखने वाले तत्वों को रखा जाता है, इसे सजातीय समूह कहते हैं। वर्गीकरण का आधार इकाइयों की विभिन्नता में उनकी एकता है। इसका मतलब जो इकाइयां हैं और इकाइयां जो विभिन्न इकाइयां होती हैं उसको एक रूप में एकीकरण किया जाता है। मतलब एक समान इकाई को एक जगह रखा जाता है जिससे वो उसमें एकीकरण हो जाता है। वर्गीकरण वास्तविक अथवा काल्पनिक रूप के तथ्यों का वर्गों में विभाजन करता है। वर्गीकरण वास्तविक रूप से या काल्पनिक रूप से उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखे एकत्रित किया जाता है। वर्गीकरण तथ्यों के गुणों के आधार पर अथवा विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। वर्गीकरण जो भी हो जाए डेटा के गुण या उसकी विशेषताएं, उनको बेस पे ही किया जाता है। हमेशा ध्यान में रखा जाता है एक गुण वाला, एक समान विशेषताओं वाले एक ही ग्रुप में आए। तो वर्गीकरण के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, आखिर किस लिए किया जाता है, कौन कौन से कारण है। वर्गीकरण के उद्देश्यों की बात करें, सबसे पहले तथ्यों को सरल रूप से प्रस्तुत करना मेन उद्देश्य होता है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको नॉर्मल आदमी नहीं पढ़ सकता। तो आसानी से समझने के लिए सरल रूप में प्रस्तुत करना ही वर्गीकरण का पहला उद्देश्य होता है। दूसरा, समानता व असमानता स्पष्ट करना। एक समान आंकड़े या फिर अलग अलग आंकड़ों को अलग अलग व्यवस्थित करना, एक समान आंकड़ों को एक जगह व्यवस्थित करना भी वर्गीकरण का दूसरा मुख्य उद्देश्य है। वर्गीकरण से जो भी समंक आते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। जैसे क्लास में अगर डेटा हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट को सही क्रम से रखा पता चल जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन होता है, उनके बीच में ये अंतर क्यों आया है, कौन सा किस सब्जेक्ट में डिफरेंस आया, इस सब चीज़ों के बारे में पता चल सकता है।
वर्गीकरण से जो समांक है, समांकों में पारस्परिक संबंध स्पष्ट होता है कि जो समांक हमने रखे हैं उसके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसके बारे में पता चलता है। अनुभव तथा विचार का मानसिक चित्र प्रस्तुत करता है और साथ ही साथ सारणीकरण का आधार प्रस्तुत करता है। वर्गीकरण को एक सारणी में प्रस्तुत करना पड़ता है और सारणी में प्रस्तुत करने के लिए वर्गीकरण ही सबसे पहला स्टेप होता है। पहले उनको वर्गों में बांटो, उसके बाद सारणी में प्रस्तुत करो। सारणीकरण कैसे होता है अगले वीडियो में बात करेंगे। वर्गीकरण की प्रमुख रीतियाँ कौन कौन सी हैं? वर्गीकरण की रीतियाँ यानी कि मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की जो रीतियाँ होती हैं उनको दो ग्रुप में बांटा गया है। सांख्यिकी तत्वों का वर्गीकरण, एक है गुणात्मक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, गुणों के आधार पर। दूसरा संख्यात्मक वर्गीकरण यानी कि संख्या के आधार पर। इसको चर के आधार पर भी वर्गीकरण का कहा जाता है। हम पहले पढ़ेंगे गुणात्मक वर्गीकरण, जहाँ पर गुण को ध्यान में रखता है। किसी गुण या विशेषता जिसको मापा ना जा सकते हैं, गुणों को मापा नहीं जा सकता, विशेषता को मापा नहीं सकता, गुण या विशेषता को ध्यान में रखते हुए, आधार में रखते हुए जब आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। और गुणात्मक वर्गीकरण भी दो प्रकार का होता है। पहला द्वंद्वभाजन वर्गीकरण, या इसको नॉर्मली कहते हैं इंग्लिश में सिंपल या ड्यूफोल्ड या फिर डिस्टोटोमस क्लासिफिकेशन। यहाँ पर एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो भी डेटा होता है उसको इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वो एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, जैसे स्त्री पुरुष, विवाहित अविवाहित, साक्षर निरक्षर, अमीर गरीब, ठीक है ना। इस तरह से जो डेटा होता है जहाँ पर समान गुण होते हैं लेकिन विपरीतार्थ अर्थ निकालते हैं, इस तरह से व्यवस्थित करने को हम द्वंद्वभाजन वर्गीकरण कहते हैं या फिर टू फोल्ड डिस्टोटोमस या फिर सिंपल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है बहुगुणी वर्गीकरण। बहुगुणी यानी कि जहाँ पर गुण एक से ज़्यादा होते हैं या दो से अधिक गुण होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, जहाँ पर दो या दो से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे जनसंख्या के बारे में बात करें, जनसंख्या को दो ग्रुप में बांटा गया है, स्त्री और पुरुष। अब पुरुष को भी दो ग्रुप में बांटा गया है, विवाहित स्त्री अविवाहित स्त्री, विवाहित पुरुष अविवाहित पुरुष। अब विवाहित को भी दो ग्रुप में बांटा गया है, शिक्षित विवाहित स्त्री और अशिक्षित विवाहित स्त्री। यानी कि जब गुणों के अंदर गुणों को अलग अलग व्यवस्थित किया जाता है उसको बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। यहाँ पर कई गुणों को एक साथ दर्शाया जाता है, ठीक ना, अलग अलग ग्रुप में एक साथ शो किया जाता है, इसे बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है संख्यात्मक वर्गीकरण। चरों में वर्गीकरण भी कहा जाता है। यहाँ पर संख्या के आधार पर समांकों का वर्गीकरण मापनीय, क्योंकि यहाँ पर समांकों को माप सकते हैं, गिन सकते हैं, जिसमें आय होता है, आयु है, प्राप्तांक है, आदि के आधार पर होता है। ऐसे को हम जो है संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। यहाँ पर वर्गीकरण जो चर होते हैं, चरों की संख्या की श्रेणियों के आधार पर किया जाता है और श्रेणियों को तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। आपको समझना पड़ेगा कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होता है। व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब होता है जहां पर हमारे पास केवल पदों के बारे में जानकारी दे रखा हो। पद जिसको हम एक्सेस शो करते हैं, जैसे सीरियल नंबर दे रखा है और हमारे पास क्या दे रखा है, नंबर ऑफ हाइट दे रखा है। एक बच्चे की हाइट है 50, एक बच्चे की हाइट है 60, एक बच्चे की हाइट है 70। इस तरीके से जो है हमारे पास डेटा दे रखा है, केवल सिंगल इंफॉर्मेशन होता है, व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। दूसरा है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। जब हमारे पास पदों के साथ साथ पदों की आवृत्तियां भी दी हो, यानी कि एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है, तब उसको हम खंडित श्रेणी कहते हैं। जैसे जो 10 नंबर वाले 7 स्टूडेंट हैं, यहाँ पर अंक होते हैं। 20 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं, 30 नंबर लाने वाले 25 स्टूडेंट हैं। इस तरह जब पदों के साथ साथ पदों की आवृत्ति गिवन होता है तो उसे खंडित श्रेणी कहते हैं। और जब पदों को समूह के रूप में बांटा जाता है, क्लास में बांटा जाता है, जैसे एक ग्रुप बनाया जाता है 0 से 10 तक, दूसरा ग्रुप बनाया गया 0 से 20 तक, तीसरा ग्रुप बनाया 20 से लेकर 30 तक, और साथ ही साथ उसकी आवृत्ति लिखी जाती है, फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, जैसे 2, 3, 5। इसको बोलते हैं हम सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। क्योंकि यहाँ पर सीरीज को ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप बिल्कुल सतत श्रेणी में होता है, कंटिन्यूअस सीरीज में होता है। अब वर्गीकरण का आधार होता है। वर्गीकरण के प्रकार तो आपने पढ़ दिए। वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। एक आकार के आधार पर, स्थान के आधार पर, प्रकार के आधार पर और समय के आधार पर। अगर हम आकार के आधार पर देखें, जैसे उद्योगों की संख्या,
कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और बृहद उद्योग। ये आकार हो गया। जब किसी भी चीज़ के आकार यानी कि उसके जो है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको बांटा जाता है तो उसे हम आकार के आधार पर कहते हैं। दूसरा स्थान के आधार पर, स्थान का मतलब जगह के आधार पर, प्लेस, कौन सी जगह पर कौन सा रेट है। उत्तराखंड की जनसंख्या दिखाएगा, उत्तराखंड की जनसंख्या इतनी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है, हिमाचल की जनसंख्या इतनी है। जहाँ पर आंकड़ों को जगह के आधार पर बांटा जाता है तो उसको स्थान के आधार पर वर्गीकरण करना कहते हैं। प्रकार के आधार पर, प्रकार अभी मैंने बताया कि अगर वर्गीकरण किया जाता है सरल वर्गीकरण, द्विगुणी वर्गीकरण, बहुगुणी वर्गीकरण, एक गुण के आधार पर सरल, दो गुण के आधार पर द्विगुणी, दो से अधिक बहुगुणी, तो इसको प्रकार के आधार पर वर्गीकरण करना कहते हैं। और लास्ट है समय के आधार पर। समय यानी कि एक समय की दिखाया जाता है जिसमें वर्ष होता है, दिन होता है, ठीक है ना, दशक होता है या सेंचुरी होती है, शताब्दी जिसको बोलते हैं। इस आधार पर अगर बांटा जाता है तो उसे समय के आधार, जहाँ पर जैसे भारत में जनसंख्या दे रखा है 1901 की जनसंख्या, 1911 की जनसंख्या, 1912, 1931, 1941, 1951, 1961। जब समय के अनुसार डेटा को क्लासिफाई किया जाता है तो समय के आधार पर वर्गीकरण करना कहते हैं। तो ये होता हो गया वर्गीकरण। इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सारणी में किस प्रकार से जो है समंकों को दर्शाया जाता है, सारणी कितने प्रकार की होती है और कैसे, ठीक है ना। वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना। आपके स्टैटिक्स की स्टूडेंट है, संख्या की स्टूडेंट है, आपके लिए बेटर चैनल साबित हो सकता है मेरा, लेकिन ज़रूरी है कि जुड़े रहे मेरे साथ।